Okay, students, I want one thing should be very clear to each and every one of you. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So अभी लास्ट आपके जो फर्स्ट हाफ था उसमें एक न्यूसेंस हुआ है जिसमें वो गाने एंड ऑल चले हैं. तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी अगर हमने किसी का भी वीडियो ऑफ देखा, ठीक है, किसी का भी XYZ, वो लड़की हो वो लड़का हो कोई भी हो, अगर हमें वीडियो ऑफ दिखा, हम आपको नहीं बोलेंगे अपना वीडियो ऑन करने के लिए, हम आपको एक बार भी वार्न भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवरल रिमाइंडर्स हो गया है, हम बहुत बारी बोल चुके हैं टू टर्न ऑन योर वीडियो, टू टर्न ऑन योर वीडियो. इस बार हम किसी को कोई रिमाइंडर नहीं देंगे, हम सीधा उसे रिमूव कर देंगे एंड यू विल बी मार्क एब्सेंट. अगर आपकी क्लास के लास्ट 38 मिनट्स के बाद भी वीडियो ऑफ होता है किसी बच्चे का, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे और उसको एब्सेंट मार्क कर दिया. तो मेक श्योर क्लास के पूरे टाइम आप लोगों का वीडियो ऑन रहे. अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, उनको भी आप ये मैसेज आगे कन्वे कर देना. ठीक है, सर को लेट हो रहा है, सर आप लोगों की वजह से रुके हुए. अभी जितने भी बच्चों ने ज्वाइन करा है, सर आप उनके साथ कंटिन्यू करें. ऑल क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सर प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू. Okay, students, I welcome you back for the second session. I hope I'm audible to all of you. पर आप में से कोई एक बोले, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? देखिए, प्लीज अपने बैकग्राउंड को म्यूट कर दीजिए. अगर पीछे से there is some child is speaking or something, so it will create a disturbance for me. I'll be very grateful. एक चीज को 10 बारी बोलना अच्छा नहीं लगता. चलिए जल्दी से वेरी क्विकली 1 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं फर्स्ट सेशन. फर्स्ट सेशन में हमने जो शुरुआत करी थी वो थी टीन साइकोलॉजी की. मैंने इसको एक ट्रांजिशनरी फेज बताया, फिर मैंने आपको एडोलेसेंस वर्ड के ऊपर मैंने एलैबोरेट किया, फिर मैंने आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रखे विच आर द की फॉर एडोलेसेंट साइकोलॉजी: मॉरल, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल. कॉग्निटिव एंड इमोशनल के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट किया. एंड आई टोल्ड यू कॉग्निटिव इज ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड अबाउट इमोशनल ऑल्सो वी टॉक. इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट स्लाइड पढ़ी जिसमें वी स्टडीड हाउ द टीन माइंड वर्क्स डिफरेंटली एंड देन वी अगेन टॉक समथिंग अबाउट कॉग्निटिवनेस. अब सेकंड सेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ इश्यूज मुझे कवर करने हैं. I don't want to waste any further time and I want you to please keep your paper and pens ready if you have one. Last 5 minutes में we can do the revision part, but मुझे मेरे important part अब cover कर रहा हूँ, so please pay attention. I will go slow, but your understanding is of utmost importance. हम क्या study करेंगे? We will talk about the topic called helping adolescents. I repeat, it is not treating adolescents, it is helping adolescents. The most common mental illness in adolescents are anxiety, mood, attention, and behavior disorders. Common mental health disorders in adolescents include those relating to depression, attention deficit hyperactivity, and eating. याद कीजिए, इसी पॉइंट पर हमारी पिछली क्लास का अंत हुआ था कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट के अंदर हाइपर एक्टिविटी, ना चाहते हुए भी एक टांग को हिलाना, ना चाहते हुए भी बार बार अपने हाथों को अपने बालों में देखना, ना चाहते हुए भी हर 2 या 4 या 5 मिनट के बाद शीशे के सामने जाकर अपने हेयर स्टाइल को देखना. These are not issues of just teenage, but they end up sometimes becoming a hyperactivity disorder. माइकल फेल्प्स एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास का स्विमर है, पर जब वो स्कूल में था तो उसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसको ट्रीट किया गया, उसको दवाइयां दी गई क्योंकि वह हर चीज के अंदर अपने हाथ बहुत ज्यादा चलाता था. तो उसके स्विमिंग कोच ने बोला तो ये तो हवा में इतने हाथ मारता है, यही हाथ पानी में मार और क्या पता तो कल को वर्ल्ड क्लास स्विमर बन जाए. और वो तकरीबन 12 या 13 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स में लाया. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अब चाहे तो माइकल फेल्प्स को गूगल सर्च कर सकते हैं. एज अ चाइल्ड वो एक attention deficit hyperactivity का शिकार. Spending more time with friends and less time with family is very normal teenage behavior. It means that your teen is shifting his or her circle of support to peers
and away from parents and siblings. बड़ा कष्ट होता है because I am also a father of a grown-up son and a teenage daughter. तो जब बच्चे अपना सर्कल अपने पेरेंट्स से शिफ्ट करके अपने फ्रेंड्स की तरफ चलते हैं, जिसका एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल है अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल देना, प्राइवेसी सेटिंग बदल लेना कि मेरे मोबाइल का मैसेज मेरे फादर या मेरे मदर नहीं पढ़ सके या व्हाट नॉट एटसेट्रा. Well, it might be hurtful. This is a necessary stage of development and should be expected and encouraged. ये खैर स्लाइड से मैंने पढ़ तो दिया आपको, पर सच्चाई ये है कि कहनी और करनी में बड़ा फर्क है. हमारी स्लाइड और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. You should encourage privacy in your teenage children during the growth of the siblings, but it is really tough because the circle of support shifts from parents to friends. Circle of support means जो आपके सबसे ज्यादा आपके आसपास है, जो आपके सबसे आसपास रहते हैं. Adolescent psychology deals with the important issues that can have a lasting impact on the life of a teen. Some of these includes independence, sexuality, drug use, and peer relationships. As they go through this exciting and challenging phase of development, teens may need help from adolescent psychologists so they work through the resolve these issues in positive ways. As they go through these experiences, they learn how to handle difficult situations and therefore become independent. अब हम पढ़ेंगे 3 issues जिसके अंदर 4 issues जिसके अंदर we will be first studying independence, second is sexuality, third is drug use, and fourth is peer relationship. यहाँ पर drug use का definition क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 मिनट आज हमारे पहले के मैम से बात करते हुए लग गए थे, इसलिए मैं डायरेक्टली पहली स्लाइड पर आ रहा हूँ. 4 important issues in helping adolescents. I repeat once again, जिसके अंदर सबसे पहला इशू है इंडिपेंडेंस. इस स्लाइड को मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा और मैं आपको 1-2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा. Teens need to develop independent to become fully functional adults. As they develop, they can gain the skills to become autonomous, and to do this, they must do the following. Number 1, explore their identity and develop a stable sense of who they are. अपनी looks के ऊपर ज्यादा ambitious होना अपने में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपने देखा होगा कि स्टार किड्स के पीछे जो पपराजी या प्रेस इतनी बुरी हद तक लगती है कि वो इससे पहले वो बड़े हो उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी प्रिवेसी खत्म हो जाती है. आई एम श्योर आपकी जनरेशन के अंदर आपने देखा होगा दैट जानवी कपूर एंड हर सिस्टर, they were only kids since they were being followed by the press. अभी उनको लॉन्च होने से पहले ही कई सालों पहले तक उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके कपड़े, उनके स्टार किड लॉन्च एक्सेट्रा के ऊपर कई सारी बातें होती थी. तो पहली पॉइंट इंडिपेंडेंस का कहता है, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं टीन साइकोलॉजी में, वो ये है Students, do you want me to continue with the class or do you want to do this again and again? इस चीज के ऊपर एक डिसीजन ले लीजिएगा. अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. I'll just finish my class as हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है. अभी मैम ने आपको वार्निंग दी है, उसके बावजूद आपने ऐसा किया है. This is very sad. This shows a very, I would say, a diseased state of mind. एक चीज को एक बारी, 2 बारी, 3 बारी होना इत्तेफाक नहीं होता. कि जानबूझकर जो भी कर रहा है, I am very disappointed. I'm very sorry. I'll just complete my class. कोई unknown है. जो भी है, I'm extremely sorry. First point, independence. Teens need to become independent to become fully functional adults. As they develop, they can gain the skill to become autonomous. To do this, they must, pehla point I repeat, explore their identity and develop a stable sense of who they are. Stable sense का मतलब acceptance. किसी की हाइट जल्दी निकलती है, किसी की हाइट लेट निकलती है, किसी को कॉम्प्लेक्शन
के अंदर फेयरनेस ज्यादा है, किसी का कम है, किसी के अंदर आई वुड से फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रेंथ की तरफ है, कोई वीकर की तरफ। यहाँ पर टीन साइकोलॉजी का काम है acceptance of yourself, become more aware of themselves and their thoughts and their behavior, and very importantly set and reach goals. दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत लाइव एग्जांपल्स टीन साइकोलॉजी का अमेरिकन स्कूल्स का देना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा और आपको बड़ा सारा मटेरियल मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं 2-3 मिनट जरूर आपके अवश्य लूंगा, पर इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंडिपेंडेंस का। यूएसए में स्कूल का होमवर्क कैसे दिया जाता है, आपको पता है? नहीं पता? चलिए, जिसको पता है वो चुप रहे, जिसको नहीं पता सुने। हॉलीडेज डिक्लेयर होने से पहले सबसे पहली चीज बच्चों से बोला जाता है अपने बैग्स और बुक सबमिट कर स्कूल में, यानी कि तुम चाह कर भी किताब से ना पढ़ सको, तो किताबें वापस स्कूल में रखवा ली जाती हैं हॉलीडेज से पहले। और होमवर्क कैसे दिया जाता है, एक लड़की को बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क है कि तुम्हें रोज सुबह उठकर रोप क्लाइंबिंग सीखनी है। दूसरे लड़के को बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है तुम्हारे हॉलीडेज होमवर्क है कि तुम्हें लोकल चर्च में जाना है और रोज वहां पर 1 घंटा पादरी के साथ बैठना है। अगर तुम पादरी से नहीं लिखवा के लाए तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तीसरे बच्चे को बोला जाता है तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क है कि तुम एक ऑर्फनेज में जाओ और सुबह से लेकर शाम तक वहां पर स्पेंड करो। सर, हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं। अभी समझ आता है, क्योंकि मैं आपको इन तीनों का बैकग्राउंड बताता हूँ। पहले बच्चा क्या है, ओबीस है, बहुत ज्यादा खाता है और उसके कंधे बड़े कमजोर हैं, तो उसका हॉलीडेज होमवर्क है रोज रस्सी चढ़ना। अब वो रोज लड़की रस्सी चढ़ेगी, पहले दिन 2 दिन गिरेगी, 4 दिन गिरेगी, धीरे धीरे उसके कंधे स्ट्रांग हो जाएंगे, उसको अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले स्टूडेंट का जो हॉलीडेज होमवर्क है रस्सी पे चढ़ना, वो इसलिए क्योंकि उसके कंधे कमजोर हैं, उससे उसकी फिजिकलिटी और स्मार्ट हो जाएगी। दूसरे स्टूडेंट का हॉलीडेज होमवर्क है रोज पादरी के पास जाना। क्यों? क्योंकि वो अब्यूज बड़ा करता है, वो बात बात के अंदर गंदे वर्ड्स, एफ वर्ड का इस्तेमाल करता है। अगर वो पादरी के साथ रहेगा तो हो सकता है उसमें अच्छे संस्कार आए, ऑटोमेटिकली उसको अब्यूज करने की गाली कम हो जाएगी। तीसरा बच्चा कौन है? एक बहुत बड़े करोड़पति का बच्चा है, जो अपने टिफिन का आधा खाना खाता है, आधा खाना फेंकता है। उसको खाने की कदर नहीं है। उसको सारा दिन ऑर्फनेज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब वो ऑर्फनेज में रहता है तो देखता है कि कैसे 4 निवालों के लिए बच्चों को लाइन में लगना पड़ता है, कैसे आधे भूखे पेट के साथ उनको खाना खाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, याद करो, अपने स्कूल में एक क्लास होती थी मॉरल साइंस की क्लास, या कुछ लोग उसको SUPW भी कहते थे, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। एटलीस्ट मेरे स्कूल के टाइम तो होती थी। आपके स्कूल में मुझे पता नहीं कितनी मॉरल साइंसेस, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की क्लासेस होती थी, पर आज की डेट के अंदर यही कॉन्सेप्ट लौट कर स्कूल्स में टीन साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल कर। सेट एंड रीच गोल्स का मतलब हर एक को एक ऐसा गोल दो कि उसको समझ ही नहीं, उसको लगे कि ये मेरी पनिशमेंट है, ये मेरा होमवर्क है, पर वो पनिशमेंट नहीं, वो होमवर्क ना होकर वही उसका कैरेक्टर बन जाए। कि जो बच्चा है वो जो सारा दिन डेस्क से उठता नहीं है, बैठता है, उसको रोज ये बोला जाए कि हॉलीडेज होमवर्क में रोज तुम्हें ग्राउंड के 10 चक्कर मारने हैं, अगर ग्राउंड के 10 चक्कर नहीं मारोगे तो तुम्हें स्कूल में अगले साल प्रमोशन नहीं दी जाएगी। तो वो होमवर्क समझ के वो 10 चक्कर तो मार लेगा, पर बाय द टाइम 2 महीने निकलेंगे, he or she will be physically fit. Parents can play a role in helping adolescents gain independence by allowing them to make their own choices and live with their consequences. At the same time, teens need their parents' love and respect. They need support from parents who are confident in their abilities, but they also need guidance without strict control. ये बहुत important है। तभी मैंने बोला था, mother can never become a friend, but giving space and privacy is a very big thing. Everything you cannot share with your parents in teenage, this is an attitude which needs to be respected. कि हर बात, हर बच्चा, हर टीनेजर अपने पेरेंट्स को चाहकर भी नहीं बताएगा, और ये एक कॉमन
टीन एज ट्रेट है, इसको एक कमी नहीं मानना चाहिए. I repeat, they need support from parents who are confident in their abilities, but they also need guidance without strict control. This can be challenging for parents, especially in areas like friends group, drug use, and even sexuality experimentation. तो इंडिपेंडेंस के मतलब इतनी लंबी स्लाइड को एक स्पष्ट हिंदी सरल भाषा में अगर मुझे 3 या 4 लाइनों में बोलना है तो मैं यही बोलूंगा. पहली चीज, होमवर्क या असाइनमेंट ऐसा दो जो कि गोल बेस्ड हो, कैरेक्टर बिल्डिंग वाला काम दो, और वेरी इंपॉर्टेंटली टीन की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो. टीन साइकोलॉजी में इंडिपेंडेंस की पहली स्लाइड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करती है. नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर आप खुद ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप सबने पीएचडी करा हुआ है. सेक्सुअलिटी, टीन सेक्सुअल डेवलपमेंट involves many different tasks. Teen need wonderful changes they are going on in their bodies, and they need to learn how to make decisions about what they should do with their bodies, including practicing sex. Along with this way, they need to discover their sexual identity and learn how to have healthy relationships, both physically and emotionally. With about 50% of teens experiencing sexual relations before the very major issue which needs to be taboo in India. इसको मोटा मोटा हिंदी भाषा में मैं इतना ही बोलूंगा कि इस इशू के ऊपर स्कूल्स के अंदर क्लासेस की शुरुआत कुछ साल पहले हुई. सोशल राजस्थान जैसे टाउन के अंदर इस इशू को जब डिस्कस किया गया तो सरकारी स्कूल से कई माओ ने आके बच्चों को तक निकलवा लिया था. तो इसलिए दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी हैंडल्ड मोर मैच्योर. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रग यूज. Drug does not mean synthetic drugs. In a country like India, even the kheni and gutka is said to be drug. Unfortunately, इस बात को अब ध्यान से आप सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ड्रग बैनिंग इज नो सोल्यूशन. सुनो, जिस भी चीज को इस वर्ल्ड में हिस्ट्री ये बताती है कि जिस भी चीज को इस वर्ल्ड में बैन किया गया है उसके ऊपर लोगों की उत्सुकता ज्यादा बढ़ी. जिस कंट्री में सिगरेट्स बैंड है वहां पर नकली फेक टोबैको इस्तेमाल हो. जिस कंट्री में या जिस स्टेट में, इंडिया में ही देखा जाए तो वी हैव 2 स्टेट्स, गुजरात एंड बिहार, जिसके अंदर अल्कोहल इज टोटली बैंड, देयर इज प्रोहिबिशन. पर क्या आपको लगता है कि वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है? उल्टा उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ी. तो drugs means all type of banned substances. You cannot ban them because the more you ban them, the more inquisitive people become. So what is the solution? The solution is regulation. Regulation का मतलब restrictive तरीके से चीज को बेचिए और warnings दीजिए. जैसे कि इंडिया में there is a law, you cannot sell tobacco and liquor products to people below 18 and 25 years of age, and all tobacco and liquor products carry graphic warnings. उनके ऊपर फोटोज भी हैं, इमेजेस भी हैं, which says tobacco kills, smoking kills, alcohol injures your internal intestines and stomach. But still it is not banned. तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा. Banning is never a solution. अपने ही लाइफ में ले लीजिए, बचपन में जिस चीज को या जिस कमरे के अंदर झांकने को मना किया गया था, या जिस अलमारी के ताले को खोलने से मना किया गया था, या जिस पर्टिकुलर घर के एरिया में जाने से मना किया गया था, सबसे ज्यादा हम उसी एरिया में जानने के उत्सुक थे कि जरा देखे तो सही ऐसी क्या चीज है इस एरिया में कि हमारे घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर मत जाया करो या इस कमरे में मत देखा करो. तो इस बात को मैं लिटिल मोर पॉलिश तरीके से रीड करूंगा. टीन के अंदर हेल्पिंग एडोलेसेंट्स के अंदर 4 इश्यूज हैं, इसके अंदर 2 मैंने अभी करा दी है, इंडिपेंडेंस, सेक्सुअलिटी. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रग यूज में करवा रहा हूँ.
और चौथा पीयर रिलेशनशिप भी मैं अभी आपको नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में करा दूंगा। सो ड्रग यूज के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बताई है वो ये है, इट नीड्स रेगुलेशन। इफ यू बैन इट, people will use it. Anything that is banned, whether it is गुटखा, whether it is पान मसाला, जिस चीज के ऊपर मनाही आएगी उस चीज में लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी। I read this very important slide. Most teens will be faced with the possibility of using drugs and alcohol. It's important for them to be aware of the consequences, but drug education needs to focus on actual risks of using drugs rather than outrage scare stories. तभी आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स ने जो हैप्पीनेस क्लास, जिनको थोड़ा बहुत पता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो हैप्पीनेस क्लास यूज की थी, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाला था, विजिट टू अ हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यार्ड। बच्चों को उस हॉस्पिटल के उस यार्ड में ले जाया जाता है जहां पर लोग टर्मिनल इलनेसेस से परेशान है। फिर पता लगता है कि भैया तेरे को गले का थ्रोट कैंसर कैसे हुआ, क्योंकि मैं छोटी उम्र में मुझे बीड़ी की आदत लगी थी, या टोबैको की लगी थी, या गुटखे की लगी। Otherwise, it is not effective because teens have the cognitive ability to recognize the difference between concerns and attempts to control them. देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज इस स्लाइड ने कह दिया। कहता है अगर आप बैन करोगे तो वो फ्लॉप। क्यों? क्योंकि teenagers are hyperactive. Teenagers are prone to fights. Teenagers are something like molten wax. किसी तरह भी उसको मोल्ड कर दो। तो अगर आप कोशिश करोगे उसको बैन करने की, otherwise it's not effective because teens have the cognitive ability to recognize the difference between concerns and attempts to control them. The biggest problem is don't interfere in my life, don't mess with me, don't try to control me, मुझे अपनी मर्जी चलानी है। This is what happens from 13 to 19. तो ऐसे में you cannot go for abstinence and banning. For many parents, the key to discourage drug use is simply by communicating the dangers and showing off consequences. Showing off consequences. आपको पता है आज की डेट के अंदर वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन गया है गुजरात, अहमदाबाद। आप सब कोरोना कोरोना तो खैर हर अखबार में आ रहा है, पर कभी कोई और न्यूज भी पढ़ लिया करो। सबसे ज्यादा डायबिटिक केसेस आर इन अहमदाबाद इन इंडिया। एवरी थर्ड पर्सन इज आइदर सफरिंग फ्रॉम एक्टिव डायबिटीज या एक को टाइप 2 की डायबिटीज भी होती है, हिडन डायबिटीज। क्यों? क्योंकि दे ईट शुगर इन एवरीथिंग, including their meals, including their rotis and parathas. So now what are they doing? They are trying to cut down on sugar from school level itself. Schools के अंदर, colleges के अंदर, classes के अंदर eating of sugar की examples दिखा रहे हैं, consequences दिखा रहे हैं कि देखिए next generation कैसी हो रही है अगर आप इसी उम्र में इतनी sugar consume करें। Of course, it is a culture in India to eat sweets and eat sugar, but then again, trying to influence the teenage mindset is the most difficult part, क्योंकि मैं इस पैरा को तीसरी बारी पढ़ रहा हूं। Otherwise, it is not effective because teens have the cognitive ability to recognize the difference between concerns and attempts to control. Last but not the least, last slide और लास्ट इशू, और वो है पीयर रिलेशनशिप्स। वंस अगेन, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, जल्दी से अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है? अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने आपको हेल्पिंग एडोलेसेंट्स के नाम से इस टॉपिक को कवर किया। इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट इंडिपेंडेंस आपको मैंने बताया, दूसरा पॉइंट सेक्सुअलिटी बताया, तीसरा पॉइंट अभी ड्रग यूज बताया, और जो थर्ड पॉइंट है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ पॉइंट है, और जो लास्ट पॉइंट है आज का, that is peer relationships. पहली बात क्या है समझना चाहिए?
The fourth point, students, is peer relationships. Peer relationships are, पहले तो आपको समझना पड़ेगा peer relationship क्या होता है. Peers are contemporaries. Peers means हम उम्र. अपने से 10 साल बड़ा या 10 साल छोटे को आप peer नहीं कहते. Isn't it so common a saying that you should always have the strongest relationship of life with a peer, जिसको हम marriage कहते हैं. If you end up marrying somebody who is 20 years older to you, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, या who is 20 years younger to you, it is not said to be a peer relationship. Peer relationships are extremely important to teenagers. They learn how to build walls, friends, relationships, and even they learn how to end them. बचपन की दोस्ती और बचपन की दुश्मनी, या पुरानी दोस्ती या पुरानी दुश्मनी, इस सब्जेक्ट पर कई सारे नॉवल भी लिखे गए, किताबें भी लिखी गई, कई सारी हिंदी की अंग्रेजी की पिक्चरें भी बनी. तो इसकी बात हम कभी और करेंगे. प्लस दे डील विद कंपटीशन फ्रॉम पीयर्स बोथ सोशली एंड एकेडमिकली. पीयर रिलेशनशिप टीनेज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू compete with your peers. आप अपने से 10 साल बड़े इंसान से थोड़ी compete करोगे. तो कहेंगे वो तो उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है. अपने से 20 साल छोटे से थोड़ी compete करोगे. बोलेंगे ये तो बच्चा है मेरे साथ, उम्र में बहुत छोटा है. आप compete किसके साथ करते हो? जो आपका हमउम्र. So peer relationships are extremely important issue of teenage या teenage या adolescence, जो मैंने word use किया था, because peers are not only people of your age, but here you learn how to build relationship and also how to end them. You deal with competition from peers, both socially and academically. Child and adolescent psychology can provide them with tools for social interaction with peers and teach them to nurture relationships that are important to them. बहुत मेजर लाइन, बहुत मेजर बात मैंने बोली है. शायद आपको लगा हो मैंने बहुत हल्के में बोल दिया है. There are still 8 minutes left in my watch. I will repeat this entire slide once again and then I will open the whole thing for you people to speak. जिसको जो भी बोलना हो. I repeat this entire slide मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ. Peer relationship, और लास्ट के पार्ट को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. Peer relationship is extremely important for teenagers. Here they learn how to build face relationships as well as they know how to end them. Plus, peers are the people whom you compete with. They deal with competition from peers both socially and academically. क्योंकि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताया जाता है, जिसके नंबर ज्यादा वो इंटेलिजेंस ज्यादा. जिसके 90% है वो एक अलग कैटेगरी में है, 60% वाला अलग कैटेगरी में है, और बॉटम से नीचे से 30% लाने वाला एक अलग कैटेगरी. क्या ये बड़ी कॉमन सी बात नहीं है? अपने स्कूल का टाइम याद करो. पढ़ाकू लोगों का एक अलग ग्रुप होता था और जिसको कहते हैं कामचोरों का एक अलग ग्रुप होता था, और साइकिलिंग करने वालों का एक ग्रुप होता था, स्पोर्ट्स करने वालों का एक ग्रुप होता था. हम अपने ही क्लास के 40 बच्चों की क्लास में 3-3, 4-4 के ग्रुप्स में बटे हुए थे, जिसको हम कहते थे ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. किस बेसिस पर था? सोशल एंड एकेडमिक. स्टूडेंट्स, do not underestimate a very important fact that during teenage we spend more time with our friends than with our parents. क्योंकि ना चाहते हुए भी स्कूल 8 या 7 घंटे का तो होता था, और 7 घंटे या 6 घंटे हम एक ही क्लास में बैठते थे. क्या हम 7 घंटे या 6 घंटे अपने मदर, फादर या ब्रदर को देते थे? शायद नहीं. तो इसीलिए टीनेज के अंदर जो इशू आता है वो आता है पीयर रिलेशनशिप्स. पता नहीं मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं, पर बीच में जब MMS स्कैंडल्स के नाम से कुछ चीजें शुरू हुई, जब नया नया फोन आया, तो ऐसे बड़े सारे स्कैंडल्स हुए कि 2 लोग या 2 स्कूल गर्ल्स या 2 यंग पीपल इन गुड कॉन्फिडेंस कुछ रिकॉर्डिंग करें और उनमें से एक ने उसको इंटरनेट पे डाल दिया और बाद में पता लगा कि दूसरे ने सुसाइड कर दिया. ऐसे केसेस इतने हुए कि अब अखबारों ने भी उसको कवर करना बंद कर दिया.
Child with child and adolescent psychology can provide them with tools for social interactions with peers and teach them to, very important line, nurture relationships that are important. Students, नर्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज को संभाल कर रखना और उसकी संभाल लंबे समय तक रखना। जैसे लोग कहते हैं यू हैव टू नर्चर अ प्लांट टू मेक अ ट्री, ये कहावत सुनिए। ये नहीं पौधा लगाकर भाग गए, पौधे को समय के साथ धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। हो सकता है अगर वो टेढ़ा हो रहा हो तो उसको एक डंडे की सपोर्ट भी चाहिए। हो सकता हो कई बारी उस पौधे के लिए वो जमीन ठीक ना हो तो कई बारी उस पौधे को उखाड़ कर नई जगह पर अपरूट करके रीरूट करने की भी जरूरत होती है। सिमिलरली एडोलेसेंट साइकोलॉजी हमें वह टूल्स देती है जिससे हम रिलेशंस को नर्चर करें, जिसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सोशल इंटरेक्शन। क्या आपको याद है स्कूल के अंदर हमेशा एक ऐसे स्टूडेंट को चुना जाता था जो कि स्टेज पर जाके स्पीच देता था, जो कि प्ले में लीड रोल करता था। बाद में उसी स्टूडेंट को स्कूल का हेड गर्ल या हेड बॉय या हेड कप्तान बना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक कॉमन वर्ड था स्कूल में, दिस पर्सन या दिस बॉय या दिस गर्ल इज वेरी पॉपुलर। हमारे टाइम पर शब्द होता था सबके बीच में इसको पहचान, पॉपुलर, पॉपुलैरिटी। आज उसी चीज को एडोलेसेंट साइकोलॉजी ने पीयर रिलेशनशिप का एक टेक्निकल नाम दे दिया। सो स्टूडेंट्स, जो भी बीच में डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं स्पेशली उनको बहुत शत नमस्कार और शत प्रणाम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा आज का सेशन, पूरा सेशन में जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ। आखिरी 4 या 5 मिनट रह गए हैं, आखिरी के 2-3 मिनट आप बोल सकते हैं। आई स्टार्ट। आज की फर्स्ट हाफ के सेशन के अंदर हमने ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड की बात करी। हमने 5 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी, एरियाज ऑफ मॉरल, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल की बात करी। कॉग्निटिव एंड इमोशनल के ऊपर मैंने आपको 3 का माइंड कैसे वर्क करता है उसके ऊपर स्लाइड बताई और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया। सेकेंड हाफ ऑफ हमारी इस क्लास के अंदर हमने शुरुआत करी थी कि सबसे बड़े मेंटल डिसऑर्डर्स आज की डेट में 3 में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी एंड ईटिंग। इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है कि आप लोग इतने महान हो के बुरा ना मान जाए। मैं किसी की तरफ कोई फिंगर या पॉइंट नहीं करना चाहता, बट आज की डेट के अंदर ईटिंग इज अ वेरी मेजर डिसऑर्डर अमंग द यंग जनरेशन। एंड वो कहते हैं आजकल लॉकडाउन में वो खा खा के पता नहीं कितनों का वेट बढ़ गया या नहीं बढ़ा। सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। सो इन चारों के पॉइंट्स के बाद फिर मैंने कवर किया हेल्पिंग एडोलेसेंट्स, जो कि मेरी आज की क्लास का मेन इशू था। हेल्पिंग एडोलेसेंट्स के अंदर मैंने आपको इश्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस, सेक्सुअलिटी, ड्रग यूज, पीयर रिलेशनशिप्स, इनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, जिसके अंदर सबसे पहला इशू इंडिपेंडेंस का था, जिसके अंदर मैंने आपको एक बताया कि कैसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कैसे आपको गोल्स दिए जाते हैं। मैंने आपको अमेरिकन स्कूल का एग्जांपल भी दिया कि बच्चे को पनिशमेंट भी ऐसी दी जाती है जिससे उसे कुछ सीखने को मिलता है। जो बच्चा रोज बड़ी गाड़ी में स्कूल आता है, उसको एक गरीब घर के अंदर जाकर किचन के अंदर काम करने का होमवर्क दिया जाता है कि उसको समझ में आ जाए कि अपने हाथों से भी ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं नसीब होता। जो स्टूडेंट बहुत वीक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेग्स या शोल्डर्स, तो उसको ऐसी पनिशमेंट या ऐसी होम असाइनमेंट दी जाती है जिससे कि उसके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। इसी तरह मैंने आपको सेक्सुअलिटी के बारे में भी बताया कि कैसे आज की डेट के अंदर हाउ वुमेन आर एक्सपेरिमेंटिंग थैंक्स टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग बीइंग ओपन। सो द केसेस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज आर वेरी मच हाई इन द वर्ल्ड। बट उसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, ड्रग यूज, जिसमें मैंने बताया कि बैनिंग इज नो सोल्यूशन। किसी भी चीज को इस वर्ल्ड में बैनिंग से कभी भी उसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा हुआ है। जिस जिस चीज पर पाबंदी लगाई गई है, जिस जिस चीज के ऊपर बैन लगाया गया है, उसकी इलीगल पैरेलल ग्रे मार्केट वर्ल्ड में, इवन कैनबीज, जिसको कुछ लोग
चिलम या भोले जी का प्रसाद या कई अलग अलग नाम से जानते हैं, they are banned in certain countries, but now they are even getting legalized in certain countries because you are making people aware of the ill effects and then selling it. And then final point जो मैंने आज का cover किया, that was peer relationships. I'm not going to keep quiet because the whole session is as good as over in my watch. The session can be disconnected anytime, but still जब तक 1-1.5 मिनट बचा है, you're most welcome to ask any questions. मैंने पूरा का पूरा recap आपको दे दिया है. जिन्होंने टाइम से दोनों सेशंस ज्वाइन किए हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे पीछे आप टाइम से मेरी क्लासेस ज्वाइन करें. इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, you are most willing to ask. Otherwise, I will repeat these points once again. Since nobody is asking any questions, मैं next session जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा उसको मैं अभी से आपको हल्का सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, because we can be disconnected anytime, and that is psychology of youth.